ताकि एक ऑफिस से रिलेटेड सारे काम को कर सके। अब सोचो कि आप कहीं भी काम करोगे, किसी भी ऑफिस में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, किसी ऑफिस में ही ना काम करोगे, जहाँ चाहे वो आप अकेले भी हो सकते हो या फिर 1000 लोगों की एक पूरी टीम हो सकती है। लेकिन अगर आप कहीं वर्क करते हो तो मेनली वहाँ क्या काम हो सकता है, ये सोच के देखो। तो एक ऑफिस से रिलेटेड जितने भी तरह के काम होते हैं, जितने भी तरह के वर्क हैं, उन सारे वर्क को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक ऑफिस से रिलेटेड बेसिक क्या वर्क हो सकता है, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक होती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक होता है कि नहीं हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने के बाद हम डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं, और पढ़ाई करने के बाद फिर हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और तब जाके जॉब कर पाएंगे। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए यहाँ, पढ़ने का नहीं, सीखने का, ट्रेनिंग का, ताकि ट्रेनिंग के बाद हम डायरेक्ट काम कर सके किसी भी ऑफिस में। अब सोच के देखो कि आप लोग में से कुछ लोग होंगे कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, है ना ऐसी बात, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो। अब आप अगर एक क्लर्क बनते हो तो भी आपको कंप्यूटर पे ही सारा काम करना पड़ेगा। अगर आप एक ऑफिसर भी बनते हो तो आपको मेल वेल भेजना होगा, तो वहां भी आपको कंप्यूटर का यूज करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना पड़ेगा हर कंडीशन में, चाहे आप किसी भी डेजिग्नेशन पे जाओ, किसी भी पोस्ट पे जाओ, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, काम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मान लो कि एक सरकारी शिक्षक ही है, केंद्रीय विद्यालय का ही एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, तो जो वहां के टीचर है उनको एक क्वेश्चन सेट बना के देना पड़ता है। अब कैसे बनाएंगे, वो कंप्यूटर पे ही ना बनाएंगे। अब क्वेश्चन सेट कहाँ बनाएंगे, वो एमएस वर्ड में बनाएंगे कि एक्सेल में बनाएंगे, ऑफ कोर्स एमएस वर्ड में बनाएंगे। नहीं, अब मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, उनको अपना सैलरी स्लिप दिखाना है, तो किस में दिखाएंगे, वर्ड में दिखाएंगे, एक्सेल में दिखाएंगे। अब मान लो आप अलग अलग विषय के शिक्षक ही हो सकते हो, या आप एक टीम लीडर हो, क्या हो, कंपनी में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एबीसी। अब एबीसी प्रोजेक्ट को आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है आपके सारे टीम मेंबर्स के सामने। कैसे, वर्ड में करोगे नहीं ना, एक्सेल में करोगे नहीं ना, किस में करेंगे, पावर पॉइंट में करेंगे। कहने का मेरा अर्थ यह है नटसेल में कि हमें अलग अलग तरह के टास्क को, अलग अलग तरह के वर्क को परफॉर्म करना होता है। इधर मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूं या पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम कर रहा हूं, मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, दोनों ही केसेस में। तो कहने का मतलब कि डे टू डे लाइफ में, चाहे ऑफिस रिलेटेड हमारा सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो काम करने पड़ते हो, क्या काम करना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या स्किल होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब वो जिस नाम से कोर्स दे करके कोई कोचिंग वाला पढ़ा दे, उसको हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं कि नाम उसको डीसीए दे रहे हैं कि एडीसीए दे रहे हैं, या लोग अपने कोचिंग वाले अपने अपने हिसाब से बहुत सारा नाम भी दे करके रखते हैं। एडीआईटी कोई नाम देता है, कोई कुछ नाम दे सकता है। उसके पीछे नहीं भागना है। भागना है किसके ऊपर, पैकेट के ऊपर भागना है, या पैकेट के अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर भागना है, कंटेंट के ऊपर भागना है, पैकेट के ऊपर नहीं भागना। वेल, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ऑफिस से रिलेटेड क्या काम हो सकता है, तो एक ऑफिस से रिलेटेड सबसे बेसिक काम हो सकता है। और अगर कोई न्यू कमर है जो कंप्यूटर पहले कभी काम भी नहीं किया है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, माउस पे थोड़ा कमांड करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, थोड़ा माउस पे उसका कंट्रोल हो, करेक्ट। और थोड़ा बहुत उसको क्या आना चाहिए, ड्राइंग वगैरह आना चाहिए, थोड़ा बहुत फोटो एडिटिंग वगैरह आना चाहिए। अब मान लो कि पहले से कोई एक बैनर ही बना हुआ है, केवीएस का एक एग्जांपल है, एक बैनर बना हुआ था, उस बैनर में एक जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, उस टेक्स्ट को चेंज करना था। अब काम बहुत छोटा था, हमने उस बैनर को क्या किया, पेंट ब्रश में ओपन किया और उसको चेंज कर दिया। अब लोगों को लगा कि कितना बड़ा काम हो गया, कितना बड़ा वो काम हो गया, ऐसा फील हुआ लोगों को। जबकि काम क्या था, पेंट ब्रश में बस कुछ मिनट्स का, 1 मिनट का काम था, उसको ला करके चेंज कर दिया। बीएमआई से रिलेटेड एक कैंपेन था, 2016-17 का घटना रहा होगा केवीएस का, तो उसमें वही चेंज करना था। उस कैंपेन में जो एक पंच लाइन था, स्लोगन समझते हो ना, उसी को एडिट कर रहा था। अब लग रहा था कि कितना बड़ा का तोप चीज है,
एक फोटो के ऊपर एक स्लोगन लिखा है, एक पंच लाइन लिखा हुआ है, उसी पंच लाइन को चेंज करना था और फोटो में कोई चेंजेस नहीं करने थे। अब ये काम कैसे हो? बहुत सारे लोगों को लगा बहुत मुश्किल काम है। कुछ काम नहीं था, वो पेंट ब्रश में आकर के 1 मिनट में चेंज हो गया। अब लोगों को लगा कि कितना बड़ा मुश्किल हल हो गया। तो इस तरह का काम अगर मुझे करना है तो हमें किसका यूज आना चाहिए? हमें हल्का फुल्का आना चाहिए, फोटो एडिटिंग। हल्का फुल्का क्या आना चाहिए? फोटो। बहुत प्रो लेवल का नहीं चाहिए मुझे प्रो लेवल का नहीं, बिकॉज जहां भी हम काम करेंगे ऑफिस में, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए रखा जा रहा है। मुझे ओवरऑल आना चाहिए। जैसे आपने एक चीज सुना होगा, शायद इतने तो मैच्योर हैं आप लोग, कि बहुत सारे कोचिंग में मान लो रीजनिंग के गुरुजी हैं, तो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, वो खुद नहीं कंपटीशन क्रैक कर पाए, लेकिन रीजनिंग पढ़ा के कितने लोगों को क्रैक करवा दिए। मैथ वाले गुरुजी हैं, मैथ पढ़ा के कितने लोगों को क्रैक करवा दिए, खुद नहीं क्रैक कर पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक फील्ड में एक्सपर्ट है और आपको पूरी टीम मिलकर के उसमें ओवरऑल एक पूरा शेप अप आपको किया गया। आपको सारे सब्जेक्ट्स का उतना नॉलेज दिया गया ताकि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीजें हर जगह नेचर में भी अप्लाइड है। जंगल का राजा शेर को बोला जाता है। ससुरा शेर न सबसे भारी है, न सबसे बड़ा है, न सबसे तेज दौड़ता है, न बाइट फोर्स उसका टीथ का उतना ज्यादा है जितना इवन कि टाइगर का होता है। लायन का उतना नहीं है, फिर भी हम लायन को ही क्या बोलते हैं? राजा है। क्या है भाई? तो ओवरऑल जो होना चाहिए ग्रेविटी, वो उसके अंदर है जो बाकी किसी के पास नहीं है। तो हमें बहुत प्रो लेवल का नहीं चाहिए फोटो एडिटिंग की, भाई एकदम मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। फोटोशॉप सीखने की जरूरत वो तब जब हम बहुत प्रो लेवल पे सोचेंगे, तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की बात। बट मान लो कि मुझे कोई फोटो ही, सपोज आप कोई एग्जाम दे रहे हो, लेट सपोज एग्जाम के लिए आपको फॉर्म भरना होता है, फॉर्म में आपको फोटो अपलोड करना होता है, पर्टिकुलर साइज का फोटो अपलोड कीजिए, लाइक 25 MB से छोटा होना चाहिए, आपका सिग्नेचर 20 KB से छोटा होना चाहिए, लाइक दैट। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूं, आप लोग समझ लेना, राइट? तो उतने साइज का आपको फोटो या सिग्नेचर अपलोड करना है। कैसे करोगे? तो फोटो या सिग्नेचर को आपको रिसाइज करना पड़ेगा, या बहुत बड़ा में आपने किया हुआ है उसको कट करके छोटा करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज होगा उसको हम किसके थ्रू कर सकते हैं? फोटो एडिटिंग के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, अब मान लो कि मेरा कोई फोटो नहीं था, मेरा एक फ्रेंड के साथ मेरा फोटो था और मुझे कहीं पे फोटो अपना देना है, तो क्या करेंगे? अलग जाकर फोटो खिंचवाएंगे? नहीं, उसी फोटो से उसको अलग कर देंगे, खुद को अलग कर लेंगे, होगी बात। तो ये काम हम कहां से कर सकते हैं? फोटो एडिटिंग से कर सकते हैं। तो इस तरह का एक्टिविटीज आप फोटो एडिटिंग में बहुत इजीली कर सकते हो। कहीं से कोई फोटो पहले से बना हुआ है, उसमें कोई चेंजेस करना है तो भी कर सकते हैं। कुछ मुझे ड्राइंग करनी है, लाइक मुझे एक लोगो ही बनाना है, मान लो एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट ही है और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक लोगो डिजाइन करना है। लोगो समझते हो ना? जो किसी भी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव जो सिंबल होता है उसी को क्या कहते हैं? लोगो। लोगो देख करके हम समझ, अच्छा ये मारुति का गाड़ी है, ये टेस्ला का गाड़ी है ना, ये फॉक्सवैगन का है। बस हम क्या देखते हैं? उसका लोगो देखते हैं, समझ में आ जाता है। तो लोगो क्या है एक्चुअली? तो लोगो एक सिंबल है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फोटो एडिटिंग में कहने का मतलब ये कि एक ओवरऑल फोटो ड्राइंग हो चाहे फोटो एडिटिंग हो, उसका नॉलेज मेरे पास होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब देखो एक बात और बता रहे हैं कि कंप्यूटर में हम लोग जो भी काम करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से करने वाले हैं। और कंप्यूटर में कुछ और होता भी नहीं है। रॉकेट साइंस क्या है? बस यही है कंप्यूटर में कि कंप्यूटर जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। सबको पता ना? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फॉर्मवेयर। कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बना है? बहुत सारे लोग जो थोड़े स्पिरिचुअल हैं या थोड़ा दादा दादी नाना नानी के साथ रहे होंगे, सुना होगा आप लोगों ने कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। सुना होगा इस तरह का कहीं भी जब स्पिरिचुअल कुछ बातें होती हैं तो, है ना? तो उसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फॉर्मवेयर।
तो तीन चीजों से मिलकर बना है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अब जो भी पार्ट जैसे कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई आकार है वो सब क्या है? हार्डवेयर है। और जिसको हम खाली देख सकते हैं, छू नहीं सकते, है ना, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो क्या है? सॉफ्टवेयर। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जोड़ रहा है वो क्या है? वो फर्मवेयर है। जैसे ये जो दिख रहा है मुझे, फोटो एडिटिंग लिखा हुआ, होम, ये बटन्स वगैरह दिख रहे हैं, क्या है? हार्डवेयर है? नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। क्या इसको हम पकड़ सकते? नहीं, ये टीवी को पकड़ सकते, ये हार्डवेयर का एग्जांपल हुआ। क्या है? ये हार्डवेयर का एग्जांपल हुआ। लेकिन ये जो जहां भी हम टाइप कर रहे हैं क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो क्या है? फर्मवेयर है। अब जैसे कि अपने ह्यूमन बॉडी के ही एग्जांपल ले लिया जाना, तो हम लोगों के बॉडी के अगर एग्जांपल लें तो इंसान के पास जो भी काम करने के लिए थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, वो सब कहाँ पे जनरेट हो रहा है? हमारे ब्रेन्स में। ब्रेन सिग्नल पास कर रहा है, उसके हिसाब से हमारे बॉडी ऑर्गन्स उसको रेस्पॉन्ड कर रहा होता है। जैसे अगर मुझे लगा कि नहीं अभी खड़ा हो जाना चाहिए, तो मेरे ब्रेन से सिग्नल आया, रिस्पॉन्ड कौन करेगा? हाथ पे खड़े हो रहे हैं, पैर पे खड़े हो रहे हैं? पैर पे खड़े हो रहे हैं, तो पैर मेरा रिस्पॉन्ड किया। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं अभी कुछ आप लोग को ड्रॉ करके बताना है, तो ब्रेन ने सिग्नल जनरेट किया और हमारा हैंड रिस्पॉन्ड करेगा कि लेग रिस्पॉन्ड करेगा? हैंड रिस्पॉन्ड करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा ब्रेन अलग अलग सिग्नल पास कर रहा है, अलग अलग इमोशन से रिलेटेड, अलग अलग फीलिंग से रिलेटेड, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा बॉडी ऑर्गन्स उसे क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि हमारे पास बहुत शार्प ब्रेन है ना, बहुत स्ट्रांग बॉडी भी है, लेकिन अगर हमारा हार्ट बीट चलना बंद हो जाए तो शार्प ब्रेन और स्ट्रांग बॉडी कुछ कर पाएगा? दोनों कोऑर्डिनेट हो पाएंगे एक दूसरे से? ब्रेन कोई सिग्नल पास करेगा और बॉडी ऑर्गन उसको रिस्पॉन्ड करेगा? मामला खल्लास। क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए कि हमारा ब्रेन या हमारा बॉडी ऑर्गन दोनों को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा होता है? हमारा हार्ट। जो अगर स्पिरिचुअल टर्म में बोला जाए तो बोला जाता है आत्मा, सोल, है ना। अगर हमारे बॉडी से हमारा सोल या आत्मा जो है अगर वो निकल जाए तो क्या हमारा ब्रेन हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर पाएगा? तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में होता है फर्मवेयर, जिसका एग्जांपल है बायोस। क्या नाम है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और ये तीनों जब एक साथ रहेंगे तभी एक पूरा सिस्टम बनेगा जिसे हम कंप्यूटर कह सकते है ना। अगर ये तीनों में से कोई भी गायब हुआ तो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, उसको हम कंप्यूटर सिस्टम नहीं कह सकते। तो इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है। अब बढ़ते ये हैं कि अभी हम लोगों को क्या सीखना है। हार्डवेयर की पढ़ाई हम लोग तब करते हैं बेसिकली जब हमें कंप्यूटर रिपेयर करना सीखना हो, जब हमें क्या कंप्यूटर बनाना सीखना हो, कंप्यूटर का ट्रबल शूटिंग सीखना हो, तो उन लोगों का एक अलग फील्ड है। उन लोगों का एक अलग फील्ड है जो कंप्यूटर बनाना रिपेयर करना सीखते हैं। उसको कहा जाता है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर आम बोलचाल में भी आप बोल सकते हैं। दूसरा वो लोग हुए जो सॉफ्टवेयर जो बनाया है उसका इस्तेमाल करके कंपनी में अलग अलग तरह के काम को करेंगे। दूसरे वो लोग हुए, पहले वो लोग जो कंप्यूटर बनाएंगे, गेटिंग माई पॉइंट, पहले वो लोग जो कंप्यूटर बनाएंगे। तो वो लोग जो कंप्यूटर बना रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर इंजीनियर। अब मान लो कि मेरा लैपटॉप है, खराब हो गया, तो हम किसको बोलेंगे? जो डीसीए पढ़ा हुआ है, ऑफिस जाता है, उससे बनेगा नहीं ना। तो हमको बोलना पड़ेगा वैसे लोगों को, वैसे बच्चों को, वैसे प्रोफेशनल को जो कि कंप्यूटर बनाना जानते हैं। तो जो कंप्यूटर बनाना जानते हैं उनको क्या कहेंगे हम? हार्डवेयर इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। अब मान लो कि मुझे एक ऐसे बच्चों की जरूरत है जो हमारे ऑफिस में जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी पूरी एंट्री कर सके, उनका एक रिपोर्ट बनाए और मुझे बताए कि महीने में डीसीए में कितना एडमिशन हुआ, डीसीए वाले से कितने पैसे आए, डीसीए वाले का बैच कंप्लीट करने में हमको टोटल कितना खर्च करना पड़ा, बिजली बिल से लेकर रेंट से लेकर सब, और ओवरऑल हमको कितना प्रॉफिट हुआ डीसीए वाले बैच से। ये मेरे को चाहिए एक महीने का रिपोर्ट। हम किसको? हार्डवेयर वाले को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? उसको पकड़ेंगे जो सॉफ्टवेयर पे काम करना जानता है, लाइक एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर पे, टैली जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना जानता है। वैसे बच्चे मेरा ये काम करके देंगे, तो हम सॉफ्टवेयर वाले को पकड़ेंगे इस काम को करने के लिए।
लेकिन मान लो कि मुझे अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे किसी का पहले से बना हुआ सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है, मुझे सॉफ्टवेयर अपने जरूरत के हिसाब से बनवाना है ताकि उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिर्फ मैं कर सकूं, कोई और ना कर सके, वो मेरे लिए होना चाहिए। तो हम किसको पकड़ेंगे? हम वैसे प्रोफेशनल को पकड़ेंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जिसे सॉफ्टवेयर बनाना आता है। क्या वैसे प्रोफेशनल को पकड़ेंगे जिनको कि सॉफ्टवेयर बनाना आता है। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? कोडिंग आना चाहिए। अगर हमें कोडिंग आता है तो हम क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो 3 तरह का काम तो समझ गए बच्चा हम लोग। पहला क्या, जो कंप्यूटर खराब होगा तो बनावेगा। दूसरा, जो बना बनाया सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करके हमारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तीसरा, जो हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से ही एक सॉफ्टवेयर मेरे लिए बनाएगा। चौथे, वो लोग, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा वेबसाइट होना चाहिए ताकि कहीं से कोई भी लोग हमारे बारे में जान सके, हमारे प्रोडक्ट को देख सके, हमारे कोर्सेज को बाई कर सके। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना वेबसाइट बनाना पड़ेगा। अब वेबसाइट बनवाने के लिए किसे हम पकड़ेंगे? वैसे प्रोफेशनल को हम पकड़ेंगे जिसको कि क्या आता हो, वेबसाइट बनाना आता हो। उसको वेबसाइट डेवलपर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वेबसाइट डेवलपर बोलेंगे। अब मान लो कि हमारा एक ऑफिस है, यहाँ एक एग्जाम सेंटर भी मैं डालना चाह रहा हूँ 200 कंप्यूटर का। अब हम चाहते हैं सारा कंप्यूटर आपस में क्या हो जाए, जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो हम किसको पकड़ेंगे? वेबसाइट डेवलपर को। बोलेगा नहीं। अब सोच के देखो कि किसी का पैर टूट गया है तो न्यूरो वाले के पास जाएगा तो क्या बोलेगा? अरे भाई तुम न्यूरो वाले के पास क्यों आए हो? गड़बड़ ना। किसी को हार्ट का बीमारी और न्यूरो वाले के पास जाए, बोले ना कार्डियो के पास जाइए, अब गलत जगह आ गए। यही ना होता है मेडिकल की भाषा में अगर कहा जाए तो अगर हमें सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना है तो हम किसको पकड़ेंगे? जिसको कि क्या आता हो, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क का नॉलेज है, जो नेटवर्क प्रोफेशनल है, उनको पकड़ेंगे। तो कहने का मेरा ये पूरे एग्जाम्पल से क्या अर्थ है पता? कि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से स्किल सीखना चाहिए कि हमें बनना क्या है, हमें किस फील्ड में जाना है। अगर मान लो सबसे बेसिक चीज है जो हर किसी को जरूरत पड़ती है, वो क्या है? वो उसे कम से कम ऑफिस से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब सोचो ना कि कितना ये बेकार लगता है या कितना एम्बैरेसिंग लगता है कि कुछ लोग BCA किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, इवनली बीटेक किए हुए हैं, और उनको अगर एक फॉर्म भरना होता है तो साइबर कैफे वाले भैया के पास जाते हैं। अब सोच के देखो कि अगर थोड़ा सा भी गैरत होगा तो कितना एम्बैरेसिंग है कि नहीं? मतलब वो बंदा जिसके पास कंप्यूटर का कहीं से कुछ ट्रेनिंग कर लिया है, छोटू और मुन्ना टाइप का किसी के पास रह करके, जैसे गैराज वगैरह में रह के लोग नहीं सीख लेता है, और आप जाके बोल रहे भैया आप मेरा काम कर दीजिए ना कंप्यूटर। आप क्या है भाई, 3 साल आपने उसी का पढ़ाई किया है, डिग्री लिया है, तो एम्बैरेसिंग है कि नहीं? सोच के देखिए। क्योंकि उन्होंने डिग्री लिया है, सीखा नहीं है, स्किल नहीं सीखा है। अगर सीखा होता तो ये सिचुएशन नहीं आता। अब सोचो ना कि आपको एक बायोडाटा बनाना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 10 में से कम 6 ऐसे बच्चे होते हैं वो दूसरे से जाकर बायोडाटा बनवाएंगे। फैक्ट है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। अब हम कंप्यूटर के जानकार हैं, कंप्यूटर जानते हैं और दूसरे से बनवा रहे हैं, क्या मतलब है? तो उस समय अपना आत्मा धिक्कारेगा नहीं? क्या कर रहा हूं? तो हमें स्किल सीखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। हमको ये चीज आनी चाहिए बस। अब वो जिस नाम से तुम सिखा दो, बट मुझे ये आना चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं हम ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिए। अब उन ससुरे को गिटहब तक का नॉलेज नहीं होता, हम यहाँ DCA वाले तक को सिखाते हैं। तो रीजन ये होता है, एक बात और हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, कि एक हर चीज का एक हायरार्की होता है। हायरार्की समझते हो ना, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आप लोग एक चीज जानते हो, जैसे KBS का एग्जांपल हमने शुरुआत में भी लिया था, फिर से ले रहा हूं। KBS में 3 लेवल के टीचर होते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं, 3 लेवल के ट्रेनर होते हैं। टीचर 3 लेवल पे उनका अपॉइंटमेंट होता है। एक होता है 1 से 5 तक पढ़ाने वाले का,
जिसको पीआरटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआरटी बोलते हैं। और एक लोग वो होते हैं जो 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं, उनको टीजीटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टीजीटी बोला जाता है। और एक वो लोग होते हैं जो 10th और 12th को सिर्फ पढ़ाते हैं, नीचे वाले सेक्शन को नहीं टच करते। तो जो पीजीटी होते हैं उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का वो ट्रेनर होंगे। अब पढ़ाएंगे वो 12th वाले को, और उनका क्या होना चाहिए? मास्टर होना चाहिए। मतलब कितना लेवल ऊपर? तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? फोकस करना मेरी बात को। अब जो टीजीटी होंगे वो अपने स्ट्रीम में क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। अब पढ़ाएंगे किसको? 10th तक को, मैक्स टू मैक्स। तो कहने का मतलब 2 लेवल ऊपर होना चाहिए, ताकि हम बच्चे को एक क्या देना चाहिए? क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग दे सके। अब मान लो कि कोई डीसीए पढ़ाओ, डीसीए पढ़ाने वाले डीसीए वाले को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो क्या लेवल दे पाएगा? बताओ। अब बहुत सारे लोग चलता है, आज तुम में से कोई एक होगा तो देखे हो कि 2 लोग आए थे मिलने के लिए, आरडोप के नाम से चला रहे कोचिंग बहुत सारे। अब उनका बचपने पढ़ रहा है, उसी को लगा दिए पढ़ाने। अब कुछ नहीं है भाई का, तो हम डीसीए 1000 में पढ़ाएंगे, तो 1000 तो नाहक जा रहा है ना तेरा। उससे बढ़िया कि 2000 दे करके ढंग का सीख ले। अगर हमको 500 में डमी फोन मिल रहा है, 5000 में ओरिजिनल मिल रहा है, तो हम 5000 लगाएंगे। 500 का डमी लेंगे वो तो बेकार है ना, है 500, उसका पिज्जा बर्गर खा जाएंगे, कुछ दे हाथ में लगेगा क्या? तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या सीखना है पहले ये हमारे माइंड में होनी चाहिए, और क्यों सीखना है ये हमारे माइंड में होना चाहिए। अब कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है वो पता ही नहीं है, तो जाने और करने का कुछ मजा है क्या? नहीं। पहले से एक पूरा हमारे पास क्या होना चाहिए? रोड मैप होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और कैसे वहां तक पहुंचना है। वेल, तो हम अभी बात कर रहे थे कि हमें एटलीस्ट क्या आना चाहिए, करेक्ट? या एक बेसिक्स, अगर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब चाहता है तो उसको बेसिक कंप्यूटर का क्या स्किल होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं अभी बेसिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस जॉब्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक ऑफिस जॉब के लिए बेसिक क्या, मैं किसी कोर्सेज का को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए? तो पहला फोटो एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए, और फोटो एडिटिंग के लिए हम लोग को क्या आना चाहिए? फोटो नहीं, ये तो बड़का बात हो जाएगा। हमें क्या आना चाहिए? पेंट ब्रश का नॉलेज आना चाहिए। अगर मुझे एमएस पेंट आता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? एमएस पेंट अगर आता है तो मोर देन एनफ है। फोटोशॉप तो बहुत बड़ा चीज हो गया। अब फोटो एडिटिंग अगर मुझे आता है, और उसके बाद फिर हमें आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्या आना चाहिए? टेक्स्ट एडिटिंग। क्या आना चाहिए? टेक्स्ट एडिटिंग। अब ये क्या होता है भला? अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, हम लोग बहुत सारे केसेस में कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 25% शुरू से हम लोग को थोड़ा छर छपाई का आदत रहा है। तो कहीं से कुछ कंटेंट उठा के लाए, हूबहू अगर वही डाल दीजिएगा तो दिक्कत है ना। तो आप उसमें क्या करेंगे? लिटिल बिट कुछ चेंजेस भी करना पड़ेगा। तो कहीं से जो भी कंटेंट आपने उठा के लाया, हाँ, छपाई का तो है ऐसा आलम कि एक बच्चे को चोरी करवाने के लिए दिया था, तो गार्जियन पे इतना तेज भड़का हो कि इतना लेट से आपने पुर्जा क्यों पहुंचवाया अपने फादर पे। मतलब लिटरली हमको लगा कि वहां पे जूता निकाल के उसको मारेगा, हमारे जान पहचान का होता। मतलब ऐसे बाप को झिड़क दिया कि इतने लेट से। वो पूछा कि सब लिख लिए ना? क्या लिख लेंगे, इतने देर से तो भेजा। लास्ट में जब वो नॉर्मल हुआ तो पूछे कि सब कुछ लिख लिए थे? हाँ, सब लिख लिए थे, वो खाली फोटुआ नहीं छापे थे। अब फोटुआ क्या था? तो एक पेज पे कंपनी का लोगो था। बोले अच्छा हुआ ससुराल नाम लिखा। नहीं तो मतलब छपाई का ये आलम होता है कि एकदम 100% डिट्टो उतार देता है बिना समझे। तो कहने का मतलब यह है कि मान लो कि कोई भी ऐसा आर्टिकल आप लिख रहे हो, उस आर्टिकल को आप अलग अलग वेब सोर्स से उठाए हो, वेबसाइट से उठाए हो, तो हुबहू वही चीज नहीं ना डालोगे आप। उसमें कुछ क्या करोगे? चेंजेस करोगे। तो अगर आपने कहीं से कुछ कंटेंट उठाया, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो चेंजेस जिस सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर। क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर। और इस काम को क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटिंग।
तो टेक्स्ट एडिटिंग हो या फिर हमें क्या करना हो, कोडिंग करना हो, या हमें क्या करना हो, कोडिंग करना हो। अब जैसे कि मान लो ना, एक छोटा छोटा काम का एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। अभी जो ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करते हुए मुझे बज गया 8, और जो अभी काम चल रहा है, अपडेट चल रहा है हमारे कंप्यूटर पे, उसको होने में भी कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अब 2 घंटे या तो मैं बैठूं या फिर कुछ ऐसा कंप्यूटर को मैं लिख के दे दूं कि भैया 2 घंटे बाद तू खुद से अपने आप को बंद कर लियो, मैं तो जा रहा हूं। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो इस तरह की बातें कंप्यूटर से करने के लिए हमें क्या करना होता है? कोड लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें क्या लिखना होता है? कोड लिखना पड़ता है। और जब हमें कोड लिखना होगा, या अगर कहीं से कुछ हम उठा करके लाए, उसमें कुछ हमें चेंजेस एडिटिंग करना होगा, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? नोटपैड। आपने सुना होगा, कई लोगों को बताया भी गया कि नोटपैड, लेकिन क्यों यूज करेंगे नोटपैड? नोटपैड यूज करने का हमारा 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला कि कहीं से आपने कुछ भी उठाया, आप उसको एडिट कर सकते हो। दूसरा कि आप अगर कंप्यूटर से कुछ स्पेशल काम करवाना चाह रहे हैं, तो आपको उसको स्पेशल कुछ लिख के देना पड़ेगा। नहीं, अब देखो नॉर्मल डेज में अगर किसी को बोल देते हैं अच्छा आ जाना, तो आ जाता है। किसी के यहाँ शादी भी है तब कड़वा तो देना ही पड़ेगा पहले, इसे कैसे जाएंगे? आम दिन का अलग बात है, लेकिन उस दिन हम तो ऐसे नहीं जाएंगे। मान लो आपके रिलेटिव्स भी हैं, तो नहीं सुना होगा इस तरह का इंसिडेंट। तो अगर कंप्यूटर से कुछ स्पेशल करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कार्ड भेजना पड़ेगा, और वो कार्ड जहां लिखेंगे हम लोग, वो क्या है? वो है नोटपैड। वो क्या है? नोटपैड। समझ में आ रहा है बच्चा आपको? हाँ, तो ध्यान से सुनना है, और इन सारी चीजों को मैं करके दिखाऊंगा, और दोबारा सुनना। ये अपलोड करूंगा मैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब चैनल सभी ने देखा है? नहीं तो मैं आज दिखा देता हूं, सब लोग देखना। सब्सक्राइब करो मत करो डजंट मैटर, बट कम से कम देखना है उसको, ताकि अगर 1-2 बार देखेंगे तो वो मेमोराइज हो जाएगा। टेक्स्ट एडिटिंग के बाद फिर अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए मुझे? नेक्स्ट आना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का काम। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? अब मान लो कि हमें नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए तो पहले अपना क्या बनाना पड़ेगा? अपना रिज्यूमे बनाएंगे ना, क्योंकि आपका जो रिज्यूमे होता है वही आपका क्या होता है? पूरा डिटेल होता है। अब आपसे बैठ के लोग उतना काहे बतियाएगा? आप जैसे तो बहुत सारे लोग हैं लाइन में, नहीं? तो अगर आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से किसी 1-2 को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्टलिस्ट जॉब के लिए जो कैंडिडेट को किया जाता है, वो किस आधार पे पता है ना? रिज्यूमे के बेसिस पे। तो आपका रिज्यूमे बढ़िया होगा बाकी के मुकाबले, तब ना आप शॉर्टलिस्ट होइएगा। बहुत सारे लोग का होता है कि वो जॉब पे के लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास कोई कॉल नहीं आता है, कोई मेल नहीं आता है। कुछ लोग का है कि अगर नहीं हो बहुत पढ़े लिखे में तेज है, तब भी उसके पास कॉल आना शुरू हो जाता है। मतलब ये पूरा खेल किसका है? ये पूरा खेल है रिज्यूमे का। अब वो चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना का। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? एक नॉर्मल बायोडेटा बनाने से लेकर के, एक लेटर लिखने से, चिट्ठी लिखने से लेकर के बुक बनाने तक का जो भी काम होता है, मैं क्या बोल रहा हूं वंस अगेन, एक बायोडेटा। मान लो किसी का शादी ब्याह का बायोडेटा है, या नौकरी के लिए रिज्यूमे बना रहा है, या कोई एक मान लो कि नोट्स बना रहा है, कोई बुक ही बनाना चाह रहा है, कोई आईडी कार्ड ही बनाना चाह रहा है, कोई हैंडबिल ही बनाना चाह रहा है। तो इस तरह के जितने भी काम है जिसमें कि टेक्स्ट और इमेज को एक साथ यूज किया जा रहा है, वो सारा काम क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो सबसे तगड़ा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड हो रहा है, दैट इज व्हाट? MS वर्ड। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करने के लिए क्या आना चाहिए? अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास आप सभी लोग एक ही बैच के हो, 20 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं एक बैच में, 20 लोगों का ADCA का कोर्स कंप्लीट हुआ सपोज। अब 20 को सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो 20 सर्टिफिकेट अलग अलग फॉर्मेट बनाएंगे? नहीं, सर्टिफिकेट का एक टेम्पलेट रहेगा। अब 20 बच्चों का पूरा डिटेल अलग कहीं एंट्री करके रखा हुआ रहूंगा मैं। एक
सिंगल फीचर को यूज करके, जिसका नाम होगा एमएस वर्ड में मेल मर्ज। क्या नाम होगा? मेल मर्ज। उस मेल मर्ज फीचर्स का यूज करके जैसे ही हम मेल मर्ज को यूज करेंगे तो पता है एक नहीं, एक साथ 20 सर्टिफिकेट हमारा जनरेट हो जाएगा विद इन अ मिनट्स। इवन कि अगर हमें 200 या 2000 भी इवनली करना होता तो वो भी हम एक सिंगल क्लिक करके कर सकते थे। और ये इतना तगड़ा फीचर कहां मिलता है मुझे? एमएस वर्ड में। समझ में आ रही बात? और अलग अलग डिटेल्स के साथ अलग अलग सर्टिफिकेट हमारा बन करके प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या काम होता है बच्चा? मेन चीज ये याद रखना है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या काम होता है? एक बायोडेटा बनाना हो, रिज्यूमे बनाना हो, आईडी कार्ड बनाना हो, है ना, हैंडबिल बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, कोई लेटर लिखना हो। बहुत जगह पे सुना होगा, अरे शर्मा जी का तो रिलीविंग लेटर बना दीजिए, तो अरे तो वर्मा जी के नाम से एक ज्वाइनिंग लेटर कर दीजिए, तो इनका ट्रांसफर के लिए एक ऑर्डर लिख दीजिए, है ना। तो ये देखो तो बड़ा जो है ना सुशील, वो बड़ा उछल रहा है, उसके लिए एक मेमो लिखो। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर ऑफिसर्स या जो सरकारी बाबू लोग होते हैं सबसे ज्यादा डरते हैं किससे जानते हो? मेमो से। मेमो मतलब मेमोरेंडम, मतलब आपके लिए सो कॉज आ गया, जवाब दीजिए अब उनको आप। समझ में आ रही बात? तो मेमो के नाम पे लोग सबसे ज्यादा हड़कता है, खासतौर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्राइवेट वाले के लिए तो ना ज्वाइनिंग की खुशी ना रिटायरमेंट का गम, जब मन करेगा झोला उठाएगा चल देगा। लेकिन गवर्नमेंट वाले को क्या होता है, एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, वो किसी भी कॉस्ट पे नहीं चाहेंगे कि उनका जॉब जाए, और वो इस कदर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि अगर वहां के बाद उनको कहीं दूसरे जगह जाना हो तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। एनीवेज, तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि एक लेटर राइटिंग से लेकर के बुक पब्लिशिंग तक का, या जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड छोटे मोटे काम हैं, वो सब किस में आ जाएगा? हमारा डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा। हमें अपने लिए कोई एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, अपना बायोडेटा बनाना है, अपना रिज्यूमे बनाना है, कोई अपने नोट्स बनाने हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पेपर बनाने हैं, है ना, डॉक्टर्स वगैरह का जो रिपोर्ट्स वगैरह आप देखते होगे वो सब तैयार करना है ना, सर्टिफिकेट बनाना है। इस तरह के सारे काम हम लोग किस में करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन के अंदर करते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करने के लिए हमें सारा का सारा औजार, हथियार, टूल्स कहाँ मिलता है? एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड हम क्यों पढ़ना चाहिए हमें? ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम कर सकें। अब अगर हम थोड़ा इसको किडिंग के टर्म में बात करें तो अगर हमको नौकरी चाहिए तो पहले रिज्यूमे बनाना होगा, और रिज्यूमे बनाना है तो हमें एमएस वर्ड सीखना होगा। अगर किसी को सीधा अगर मनी माइंडेड है तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चलो, नेक्स्ट थिंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, कोई एग्जाम भी दिया होगा? कुछ लोग हैं ऐसे जो एग्जाम दिए हो? एक भी? जब एग्जाम, जबरदस्ती हाथ उठवा रहे हो उसका। अच्छा, तो जब आप एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम सेंटर एलोकेट होता है आपके लिए कि फलाने जगह पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है। अब फलाने जगह पे भी अलग अलग ब्लॉक्स में बटा होता है, और उस ब्लॉक्स में भी खास कमरे होंगे, कमरे में भी खास सीट पे होगा आपका। तो इसको बोला जाता है सेटिंग प्लान, इसको कहते हैं सेटिंग प्लान। और आपको पता है कि कोई भी जो एग्जाम होता है, तो जो एग्जाम ऑथराइज बॉडी है, मान लो कि बीपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट कर रही है, या मान लो टीसीएस कोई एग्जाम कंडक्ट कर रही है, मान लो सीफी कोई एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो वो जो एग्जाम वेन्यू है जहां की उसका एग्जाम होना है, वहां एक सप्ताह पहले उसका सारा डिटेल आ जाता है, और आपको इतने कैंडिडेट के लिए सारा अरेंजमेंट करना है। तो उसमें जो एग्जाम कंट्रोलर होता है, मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग का ही, तो वहां एक एबीसी शर्मा एक मान लो एग्जाम इंचार्ज बना दिया गया। वो टीचर ही रहते हैं, बट एक स्पेशल उनको पोस्ट दे दिया जाता है कि एग्जाम आपको कंट्रोल करना है, तो एग्जाम कंट्रोलर का उनको एक ओहदा दे दिया गया। तो उनके लिए भी पैसे आएंगे, है ना, प्लस क्लर्क का भी पेमेंट आएगा, क्योंकि सारा जो क्लर्कियल काम है वो करेंगे क्लर्क, है ना। तो ये 3 दिन का उन लोगों को पेमेंट मिलेगा कि आप सारा डॉक्यूमेंटेशन अपना रेडी करके रखो, करेक्ट। अब जो क्लर्क हैं वहां बड़े बाबू हैं,
वो क्या करेंगे, पूरा सिटिंग प्लान तैयार करेंगे। क्या करेंगे कि अगर हमारे एग्जाम सेंटर पे 1000 बच्चों का एग्जाम होना है तो 1000 बच्चे, कौन से बच्चे किस पर्टिकुलर प्लेस पे, किस सीट पे बैठेंगे, किस कमरे में बैठेंगे, कहां से कहां तक का रोल नंबर किस कमरे में होगा, ये सारा कुछ पहले तैयार किया जाता है पूरा का पूरा। और इसके लिए कम से कम 5 से 6 स्टाफ का कम से कम 3 दिन का पेमेंट आता है। उस किसके थ्रू, एग्जाम बॉडी, ऑथराइज जो बॉडी है ना, उसके थ्रू। किसको, जो एग्जाम वेन्यू है वहां। समझ में आ रही बात। अब ये जो पूरा सिटिंग प्लान होता है तैयार, वो किस में हम लोग करेंगे, क्या MS वर्ड में होगा? नहीं, MS वर्ड के पास ऐसे कोई फॉर्मूलाज नहीं है पावरफुल जो इजिली ये डिफाइन कर दे कि कहां से कहां का अरेंज करेंगे तो इतना कैंडिडेट आ जाएगा मेरा। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, MS Excel। क्या है, MS Excel। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे बिलिंग का काम हो रहा है, वो कहां होगा, MS Excel में। रिजल्ट का काम सुना होगा आप, KVS का ही एग्जांपल ले रहे हैं, बड़ा नाम है। तो KVS का जो स्कोर रिपोर्ट का सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा किसमें बनाया गया है, एक्सेल में बना हुआ है पूरा का पूरा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि चाहे मुझे सैलरी स्लिप बनानी हो, चाहे अपने सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना हो, चाहे हमें ग्रेड कार्ड का सॉफ्टवेयर बनाना हो, चाहे कोई बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई एक्सपेंस और इनकम का हमें सॉफ्टवेयर बनाना हो, या फिर डेली टास्क का हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो कि डेली हमें कितने काम करने हैं, क्या कंप्लीट हुआ, कितना हमारा पेंडिंग रहा, इससे रिलेटेड मुझे कोई एक टू डू लिस्ट टाइप का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है कि मुझे हर दिन क्या काम करने हैं। तो इस तरह के काम सारे के सारे हम कहां करेंगे, एक्सेल में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे ऑटोमेशन का काम हो, चाहे इनवॉइसिंग का काम हो, इनवॉइसिंग का काम हो, तो ऑटोमेशन और इनवॉइसिंग से रिलेटेड सारा काम हम लोग कहां करते हैं, या फिर डेटा एंट्री का काम हो, या फिर डेटा एंट्री का काम हो, ये सारा काम हम लोग कहां सीखते हैं, MS Excel में। और इनफैक्ट मैं बोलूं कि MS Excel ऑफिस के अंतर्गत आने वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में से एक है, सबसे ज्यादा। अब मान लो आपने सुना होगा कि कोई एजेंसी लिया हुआ फलाना चीज का, एशियन पेंट का एजेंसी लिया हुआ है, तो भैया उसके पास कितना कहां से माल आ रहा है, किसको क्या दे रहा है, वो किस रेट पे कोट कर रहा है, कितना उसका स्टॉक बचा हुआ, ये सब कुछ तो कंप्यूटराइज ही ना होगा। तो ये सारा काम कहां कर सकते हैं हम आसानी से, एक्सेल में कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करके समझ सकते हो। देखते हो कि हर जगह जा रहे हो, चौराहा पे होर्डिंग लगा हुआ है ना, तो फ्री में नहीं लगता होगा, इसके लिए भी कोई ऑथराइज बॉडी होगा जो कि हम जैसे लोगों से पैसा लेता होगा और उसका वहां बैनर पोस्टर लगवा रहा है ना। तो किस क्लाइंट का कितना दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ पे लगवाना है, कितना उसे चार्ज करना है, ये सब भी तो कहीं ना कहीं एंट्री करके रखा जाता होगा ना। कहाँ रखा जाता होगा, MS Excel। तो कहने का मतलब यह है कि ऑफिस रिलेटेड और जहां पे डेटा से रिलेटेड, एंट्री से रिलेटेड काम हो रहा है, वो सारा कहाँ हम लोग करेंगे, MS Excel में। तो सबसे ज्यादा हम लोग काम कर रहे होते हैं MS Excel में अगर एक ऑफिस रिलेटेड मैक्सिमम काम को देखा जाए तो। अब रही बात कि आपको अगर एक, आप मान लो कि टीम को लीड कर रहे हो, एक ग्रुप को आप लीड कर रहे हो, और आप अपने थॉट्स को, चाहे वो थॉट आपके प्रोजेक्ट के बारे में है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में है, या जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अगर कोई चेंजेस होने हैं, उन सारे चेंजेस के बारे में बताना है आपको अपने सारे वर्कर्स को, अपने टीम मेंबर्स को। तो कैसे बताओगे, तो अपने पॉइंट को एक इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट जब करते हैं हम, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, टू व्यू और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन इफेक्टिव मैनर अगेंस्ट समवन समबडी, है ना। तो जब आप इफेक्टिव तरीके से अपनी बातों को, अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करते हैं सबके सामने, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट करना। अब प्रेजेंटेशन बनाने का जो काम हम लोग सीखते हैं, जैसे स्कूल में भी शायद आप लोगों ने बनाया होगा, कुछ लोगों ने बनाया है, कितने लोग बनाया होगा,
स्कूल कॉलेज में भी हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, और जब हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तब तो वहाँ कई लोगों को सुना होगा आज मेरा प्रेजेंटेशन है ना, हमें इस काम के लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी करना है, सुना होगा ना। तो प्रेजेंटेशन बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है, खास तौर से जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हो तो। क्योंकि प्रोफेशनल क्या है, हम तो देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में भी किसी के पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर उस नॉलेज को शोकेस नहीं कर पाएगा तो उसको सोसाइटी में भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब किसी के पास कम ही नॉलेज है लेकिन वो बहुत एक्सप्रेसिव है तो लोग सब उसको वैल्यू देंगे, है ना। कुछ काम अगर बोला फलन बाबू तो बड़ा तेज है बोले में, नहीं तो हमें एक्सप्रेसिव लोग चाहिए जो थोड़ा भौकाल बना सके। प्रेजेंटेशन भी क्या है, अपने बातों का एक भौकाल बनाना, ताकि सामने वाले को आप उसके दिमाग तक वो बात पहुंचा दीजिए कि आप उसको समझाना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। प्रेजेंटेशन कुछ और नहीं, प्रेजेंटेशन है कि आप अपनी बातों को उसके दिमाग तक फीड कर दीजिए ताकि उसको समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसको बताना क्या चाह रहे हैं। और प्रेजेंटेशन का काम हम लोग कहाँ सीखते हैं, पावर पॉइंट में सीखते हैं, करेक्ट। अब जब प्रेजेंटेशन की बात हो गई तो नेक्स्ट हमें करना होता है डेटाबेस का काम। अब मान लो कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसके कई ब्रांचेज हैं। अब उस ब्रांच में कोई एक सीईओ होगा, उसके अंदर में जोनल हेड्स होंगे, उसके अंदर अलग अलग ब्रांच मैनेजर्स होंगे, उनके अंदर अलग अलग टीम लीडर्स होंगे, है ना। सबका अलग अलग डेट में अपॉइंटमेंट हुआ होगा, सबका अलग अलग सैलरी होगा, सबका कंप्लीट अलग अलग डिटेल्स होंगे, है ना। एग्जाम हो गया क्या आपका? तो प्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया आप लोग को। हाँ, हम बात कर रहे थे कि एक बड़े लेवल पे एक कंपनी में कई लोग काम कर रहे होंगे, अलग अलग हायरार्की पे, है ना, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे होंगे। अब एक लोगों के अंडर में कई लोग होंगे, उनके अंडर में भी कई लोग होंगे, सबका अलग अलग कंप्लीट डिटेल्स होगा। तो इस तरह का जो काम हम लोग करते हैं उसको कहा जाता है डेटाबेस। क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? अब डेटा क्या होता है? तो डेटा होता है कंप्यूटर की भाषा में किसी भी फैक्ट्स को हम डेटा कहते हैं। अब वो फैक्ट एम्प्लॉय का डिटेल क्यों ना हो, प्रोडक्ट का डिटेल क्यों ना हो, सेल का डिटेल क्यों ना हो, तो अगर हम किसी भी डेटा को एक जगह पे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखते हैं, मैनेज करते हैं, तो ये कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट। क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट। और एक चीज हमको बताइए आप लोग सोच करके, इतने तो मैच्योर हैं आप लोग, कि किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेटा। अगर कंपनी का डेटा नहीं तो कुछ नहीं। कंपनी अगर टॉप पे भी है, अचानक फर्स्ट पे आ सकती है अगर उसका डेटा गायब। तो डेटा किसी भी कंपनी का क्या है? बैकबोन है, मेन, उसका हार्ट आप कह सकते हो। अगर वो गायब, सब गायब। तो कंपनी में डेटा को मैनेज करने के लिए खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और उसी को कहते हैं डीबीएमएस। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसके अलावा हमें क्या आना चाहिए? डीबीएमएस का नॉलेज होना चाहिए, या हम कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटा
डेटाबेस मैनेजमेंट। और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको कहते हैं डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको बोलते हैं डीबीएमएस। अब डीबीएमएस का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? एक्सेस यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे? MySQL सीख सकते हैं, और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो MongoDB सीख सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए इतना हायर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग को एक्सेस भी आता है तो एक्सेस में हम बहुत ढंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मैं आपको अभी कमिट कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि एक्सेस में आप लोग को सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा, जिस सॉफ्टवेयर को आप किसी को दे सकते हो, बेच सकते हो, कि आप यूज करो, अपने दुकान में काम करो, अगर सही लगेगा तो पैसा दे दियो 500 रुपया, हम पिज्जा बर्गर खा लेंगे। तो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो बकायदा एमएस एक्सेस में, बिना एक लाइन का कोड लिखे हुए, बिना प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखे हुए भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इतना पावर है किसमें? एमएस एक्सेस के। हाँ सर, आ गए हमने अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं है। अच्छा, आप देखिए उधर जैसा होगा बताइएगा। इसका एग्जाम हो गया, चला गया, साइन वाइन करवा दिया। अच्छा कोई नहीं, ये जो बैच चल रहा है ना सारा गाड़ा हो रहा हाँ है, उनको बोलना कि आप करिएगा। अच्छा, हम देख लेंगे, तो उधर देखिए। हाँ बताइए। चलो, एमएस एक्सेस में हम लोग क्या क्या काम करेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी पार्ट है जिसको बोला जाता है मेलिंग। अब जैसे कि मान लो आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करोगे ना, अपने हेड ऑफिस को रिपोर्ट करोगे ना। आप रिपोर्ट करने के लिए जाओगे, मान लो कि आपका हेड ऑफिस मुंबई है, तो आप मुंबई जाओगे सामने रिपोर्ट करने, फिर आओगे पटना ब्रांच में काम करने? नहीं। तो आप चाहते हो कि अपने हेड ऑफिस को, अपने सीनियर को, आपका जो बॉस बैठा हुआ है किसी रिमोट साइट पे, आप उनको रिपोर्ट करना चाहते हो, तो रिपोर्ट कैसे करोगे? या किसी आप अपने आपका कोई पार्टनर कंपनी है, उसको कोई आप प्रपोजल भेजना चाह रहे हो, किसी प्रोजेक्ट का डिटेल उसके साथ शेयर करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? मेल के थ्रू। तो इसके लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? मेलिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो मेलिंग के लिए हम लोगों को एक खास सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज करना होता है जिसको कहते हैं आउटलुक। क्या यूज करना होता है? आउटलुक। तो जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा कि आपको आउटलुक आता है या नहीं आता है। ये बहुत जरूरी है। हम बोलेंगे हाँ मेरे को आउटलुक आता है। एक और चीज है, क्योंकि आज के डेट में, हालांकि ये डीसीए का औकात से बहुत ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बाकी से बहुत आगे रहें। अब एक चीज सोच के देखो कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन किसी को सपना थोड़ी आएगा। अगर हमें अपनी बात किसी के सामने पहुंचानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस चीज को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऐसे कई मसले हुए हैं। हम यहाँ पे क्लैट का कोचिंग चलाते थे। क्लैट जानते हो आप लोग? तो एक सीनियर लॉयर को बुलाए थे लीगल का पेपर पढ़ाने के लिए, लेकिन वो थोड़े एजेड थे। अब मैक्सिमम जो गर्ल्स कैंडिडेट थी, उन लोग का फीडबैक क्या था? सर पढ़ाते तो ठीक है लेकिन थोड़ा एजेड है। और क्या मतलब है भाई? तो कुछ का क्या था, पॉइंट अपना ठीक करते रहते हैं। मतलब ऐसा नॉनसेंस टाइप का, मतलब एक्सक्यूजेस थे। मतलब तुमको क्या चाहिए कि सलमान खान पढ़ाया है? वो पढ़ने आ रहे हो कि तुम? और वही उनका जूनियर, ठीक है, वो थोड़ा आया टिप टॉप में, हाँ क्लास लेना है तो बाइक का चाबी यहाँ रख दिया, हाँ घड़ी खोल के यहाँ रख दिया, मतलब थोड़ा भौकाल। हाँ ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं। हम भी देखे कि जो उनको 1000 रुपया देते थे, इसको 150 देते थे, 150 में खुश था। अब बच्चा लोग भी खुश, खासतौर से सारी गर्ल्स कहना ठीक है ठीक। तो एक चीज लगा कि नहीं,
बिकने के लिए दिखना बहुत जरूरी होता है। कितना अच्छा उसका पैकेजिंग हो रहा है ये बहुत मैटर करता है। आप शोकेस कितना अच्छा कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। उस दिन हमको मतलब क्वालिटी पे भरोसा तो है, लेकिन लगा कि भाई क्वालिटी के साथ दिखावा भी जरूरी है। अब ये रियल लाइफ में भी होता है। हम बता रहे हैं, मान लो कि हमारे सर्कल में मैक्सिमम लोग जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है वो मार्शल आर्टिस्ट है, ब्लैक बेल्ट 5 डाउन तक। लेकिन मान लो कि डोले सोले नहीं बना हुआ तो लोग बड़ा हल्के में ले लेता है। छोटकन जो स्कूल वाला बचवा है वो ले लेता है। एक बार ऐसे ही रोड फाइट यहाँ पे हो गया तुम्हारा हाई कोर्ट के पास। नया नया जो नए बच्चे हैं वो हल्के में ले लेंगे। अब वो थोड़ा पेट वेट निकल गया है तो सोचा कि तो बुढ़ा टाइप के लोग हैं क्या करेंगे। लेकिन वो तो ब्लैक बेल्ट 5 डाउन था ससी। 3-4 थे लौंडे, बस एक ही किक का तो बात है, इसलिए बोल रहे हैं उन लोग को लड़ना तो आता नहीं है। वो लोग क्या करें, देह हाथ से टच करेंगे, कॉलर पकड़ेंगे। अब मार्शल आर्टिस्ट कभी भी कॉलर या नजदीक नहीं आने देता। नजदीक आओगे बस कुछ नहीं, ड्रॉप किक ही गिरा देगा तो तुम छितर जाओगे रोड पे। नंबर 3 ही मार देगा, साइड से आ रहे हो आप उधर छितर जाओगे। पीछे से आ रहे हो राउंड किक दे दिया आप छितर जाओगे। आपको सटने ही नहीं देगा। कभी भी फाइटर होता है वो कभी भी सटता नहीं, और लड़ाई में भी वो थोड़ा गैप लेकर आएगा और उसका एक स्टांस रहता है। कभी अगर देखना है कि वो सामने वाला फाइटर है कि नहीं, तो जब एग्रेसिव मोड में आया है तो उसका स्टांस होगा, ये वैसे नहीं खड़ा होगा, उसका स्टांस होगा। मतलब ये स्टांस का मतलब वो आराम से किक ले सकता है अपने राइट लेग से, है ना। अगर उसको राउंड खेलना होगा तो लेफ्ट लेग से खेल सकता है। तो उसका स्टांस उन लोग को पल्ले पड़ा नहीं। अब वही अगर डोले सोले वाला भैया है तो लोग सटेगा नहीं पहले ही, अरे इसका देख पहले ही इतना बाइसेप लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि शोकेस करना बहुत जरूरी है, दिखावा भी जरूरी हो गया आज के डेट में। अगर नहीं है तो सोच के देखो ना कि आप हर चीज को, इवन गूगल को भी अपना ऐड करना पड़ता है, जबकि सब लोग हर चीज को गूगल पे खोज रहा है। गूगल से थोड़ा अपने आप को खोज रहा है कि लोग हमारे बारे में जाने। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो भी पढ़ाई करा है, हमने जो भी काम सीखा है, हमने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, अगर उन प्रोजेक्ट्स को, उन नॉलेज को शोकेस कर दें ताकि दुनिया का कोई भी बंदा अगर मेरे बारे में देखना चाहे, जानना चाहे। आप सोचो ना कितना ये ऑड लगेगा कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, अब कोई पूछ दे अच्छा पढ़ाते भी है तो थोड़ा लगेगा एब्यूजिंग है? लिटरली लगता है अच्छा क्या क्या पढ़ाते हैं, तो समझ सेकंड एब्यूजिंग लगेगा। अच्छा अगर मान लो यही चीज हमारा कहीं शोकेस किया हुआ है, तो मान लो हमारा यूट्यूब चैनल है तो क्या बोल सकते हैं, जाके देख ली, है ना। या फिर मान लो कि हम कहीं कंपनी में गए, एचआर बोला अच्छा काम भी किए हैं, हाँ सर काम भी किए हैं। अच्छा किस प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, अच्छा सही में काम किए हैं ना। अब इस तरह का क्वेश्चन का कोई मौका ही नहीं देना चाहिए क्या। तो आप जो भी काम किए हैं उन सारे काम को अगर आप शोकेस किए हुए हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो कोई भी आपके बारे में वहां से देख सकता है नहीं, तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन का उसको कोई चांस ही नहीं बचेगा। आपने मान लो कि सपोज आधार कार्ड का ही कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है 6 महीने के लिए, अगर आप इसी चीज को प्रोजेक्ट करके रखे हुए हो, शोकेस करके रखे हुए हो, तो कोई भी देख सकता है कि आपने कब काम किया था। नहीं, डेट और टाइम के साथ वो रिकॉर्ड होता है। तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ स्किल या प्रोजेक्ट। अगर हम अपने स्किल या अपने प्रोजेक्ट को क्या करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, उसका प्रोजेक्शन चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक चीज और आनी चाहिए, दैट इज गिटहब। क्या आना चाहिए, गिटहब। अब मान लो हम लोग इंस्टा को खूब यूज करते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं, खाली फेक फ्रेंड एक वर्चुअल दुनिया से जुड़ जाते हैं, जिनसे अगर 500 रुपया मांगेंगे तो तुरंत अनफॉलो कर देंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकले और रियल वर्ल्ड में आते हैं, और गिटहब के ऊपर अगर हमारा कोई भी काम किया हुआ है तो उस काम को दुनिया का कोई भी बंदा देख सकता है, हमसे कनेक्ट हो सकता है, हमको काम दे सकता है। मान लो कि हम 50 एप्लीकेशन बना दिए, 100 वेबसाइट बना दिए हैं अभी तक,
लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कौन मानेगा हमारा बतवा? मानेगा? अगर उसको वही चीज गिटहब पे जाके दिख जाए कि ये तो बंदा 2015 में बना दिया था, तो वो तो सॉफ्टवेयर वाला झूठ नहीं बोलेगा। और सॉफ्टवेयर वाला ऐसे भी मेरे किसी रिलेटिव का तो गिटहब है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे स्किल या हमारे प्रोजेक्ट्स को बैक डेट में टाइम पे अगर कहीं दिख रहा हो सर्वर्स के ऊपर, तो क्या है, पूरी तरीके से रिलायबल है या नहीं है? मान लो किसी को हम दिए पैसा, वो मना कर देगा, कहीं क्या पहचान है? आज के डेट में तो लोग मुश्किल है। कहा भी गया है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर मान लो किसी को आप पैसे दिए और डिनाई कर गया, क्यों हम नहीं दिए हैं बोल करके सामने से डिनाई कर जाता है कोई। लेकिन अगर वही उसको आप ऑनलाइन सोर्स से भेजे हो तो डिनाई करेगा भी तो चलेगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास। वही बात है। तो आप जो भी प्रोजेक्ट किए, जो भी स्किल सीखा है, उसको सीखते वक्त ही उसको क्या करो। मान लो कि आपको हम एक सॉफ्टवेयर बनाना बताए एमएस एक्सेल में, बिल जनरेट का, ऑटो बिल जनरेट का, तो आप उस प्रोजेक्ट को तुरंत कहां पब्लिश कर दो? गिटहब पे। उससे होगा क्या, उस डेट और टाइम के हिसाब से वहां रिकॉर्ड हो जाएगा गिटहब पे। अगर आप कोई भी देखेगा, आपके गिटहब प्रोफाइल को चेक करेगा, तो उसको दिखेगा कि ये इस डेट और इस टाइम में ही ये प्रोजेक्ट कर लिया था। तो उसका आपको क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस में भी माइलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ रहे हो आप? अब ये कोई डीसीए पढ़ाने वाला कोचिंग नहीं सिखा सकता, औकात की बात नहीं है उसकी, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि ऐसा भी कुछ होता है। कल मेरे घर पे एक रिलेटिव आए हुए थे, वो अपने किसी भाई को सिखाए थे डेटा साइंस। बोले कि जॉब ही नहीं मिल रहा है। हम बोले कि क्या क्या सीखा है? गिटहब जानता है? ये क्या होता है? बोले हो गया इसका। अरे भाई आप खूबे जानते हो। अब आप सामने वाले, आप इतने वीवीआईपी तो हो नहीं कि आपके बारे में सब लोग रिसर्च कर रहा है, गूगल पे आपको सर्च कर रहा है क्या आपका स्किल है, क्या नॉलेज है, क्या डिग्री है। आपको तो खुद ना शोकेस करना पड़ेगा खुद को। कुछ नहीं, कहीं से कर लिया होगा छपरा उपरा से, किसी कोचिंग से। यार बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज ले लेते हैं। अरे ऑनलाइन किसके लिए है? जो खुद बहुत कुछ जानता है, उसको सिर्फ डाउट क्लियर करने हैं, सिर्फ डाउट क्लियर करने हैं। जो मान लो एकदम रॉ बंदा है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसके लिए ऊपर ऊपर निकलेगा। अरे कोई जीके जीएस तो है नहीं ना कि मुगल भारत कब आया। यहाँ तो हर चीज प्रैक्टिकल है, हर चीज का इम्प्लीमेंटेशन सीखना है ना। ये नहीं देखना है कि ताजमहल शाहजहां कब बनवाया, ये तो स्टैटिक डेटा एक बार रट लिए। और यहाँ तो एक काम को कितने तरीके से किया जाता है, तो बोलेंगे इनफाइनाइट। तो चलो यहां तक तो समझ में आ गया हमें कि क्या क्या आना चाहिए मुझे, करेक्ट। अब इसके बाद हमें आना चाहिए नेक्स्ट कि आप मान लो कि कोई एक एक्सेल का शीट बनाए हो, एक रिपोर्ट बनाए हो, तो उस रिपोर्ट को क्या करोगे? प्रिंट करोगे कि नहीं करोगे? आपने कोई सर्टिफिकेट डिजाइन किया, उस सर्टिफिकेट को प्रिंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपको क्या आना चाहिए? प्रिंटिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रिंटिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हमें सभी तरह के डॉक्यूमेंट का क्या आना चाहिए? तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? यूज ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का यूज आना चाहिए, लाइक प्रिंटर को इंस्टॉल करना, प्रिंटर को सेटअप करना, है ना। प्रिंटर के थ्रू अलग अलग, जैसे वर्ड का फाइल कैसे प्रिंट करेंगे, एक्सेल का फाइल कैसे प्रिंट करेंगे, अब एक्सेल में है तो किसी खास रो या कॉलम्स को ही कैसे प्रिंट करेंगे। तो इस तरह का हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रिंटिंग से रिलेटेड स्किल होना चाहिए। अब बताओ कि लिटरली आप लोग सोचो कि आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी होंगे जो डीसीए करे होंगे। पूछना तो कि आपने प्रिंटर के थ्रू प्रिंट भी किया है कोई एक्सेल का, अगर रिपोर्ट प्रिंट कर रहा है तो नहीं, ऐसे ही पढ़ा के हवा हवाई निकाल दिया। तो अगर वो किसी ऑफिस में काम करने जाएगा तो फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा बंदा? खासतौर से एक्सेल में तो खूब ही फंसता है। अगर बोला जाए कि इतने रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग से सेटअप करना पड़ता है पूरा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मान लो वर्ड का फाइल प्रिंट हो रहा है, एक्सेल का फाइल ही प्रिंट नहीं होगा, तो वहाँ तो आप फंस जाओगे। और ये भी नहीं बोल सकते कि प्रिंटर में खराब हो गया, नहीं तो तुरंत कोई भी दूध कार देगा, बोला वर्ड के लिए खराब नहीं, एक्सेल के लिए खराब है। तो ये सारा खेल किसका है? सेटिंग का है। तो कैसे करते हैं
ये हमें आना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों को कहाँ सीखते हैं हम लोग? यूज ऑफ प्रिंटर्स में। अब एक चीज और सुना होगा कि जरा ये वाला डॉक्यूमेंट वहाँ भेज दो तो, या इसका डॉक्यूमेंट जो है ना स्कैन करके भेज दो हेड ऑफिस को। सुना होगा कि नहीं ऐसा? तो किसी डॉक्यूमेंट को अगर हमें स्कैन करना हो तो हमें वो भी आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? कि दूसरे जाएंगे फिर वही साइबर कैफे वाले भैया के पास डॉक्यूमेंट स्कैनिंग आना चाहिए। अब जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैटर हो जाता है कि जहां कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं तो उसको कॉन्फिडेंशियल ही ना रखना चाहिए कि पब्लिकली नहीं। तो अगर हमारा कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो उसको मुझे खुद से ही स्कैन करके क्या करना चाहिए? मेल करना चाहिए जहां हमको भेजना है, जिस ऑथराइज पर्सन को भेजना है। तो इसके लिए हमें किसका यूज सीखना पड़ेगा? स्कैनर का यूज सीखना होगा, ताकि हम स्कैन करना सीखें। बहुत सारे लोगों का सुना होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स है उनको स्कैन करके क्या करो, वेबसाइट पे अपलोड कर दो, है ना। अब मान लो कि आपका फोटो है ये, अब फोटो आपको अपलोड कर रहा है तो क्या करोगे? पहले स्कैन ना करोगे जी। आपने सिग्नेचर किया है, उसी को आपको अपलोड करना है तो क्या करेंगे आप? पहले स्कैन करेंगे। तो स्कैनिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि नहीं? और इसके लिए किसका इस्तेमाल सीखेंगे? स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये भी इस्तेमाल करना आ गया। अब इसके बाद हमें क्या आना चाहिए? यूज ऑफ इंटरनेट। अब ये तो आप लोग को सिखाना, आप लोग की तौहीन करना होगा, हमसे ज्यादा आप लोग इंटरनेट का यूज करते होंगे। लेकिन आप लोग जो इंटरनेट का यूज करते होंगे वो मोस्ट ऑफ टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते होंगे, बट हम लोग यहाँ इंटरनेट का यूज करेंगे अपने ऑफिस रिलेटेड काम को फास्ट करने के लिए। अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। बोलोगे कि क्योंकि हम लोग कोई यहाँ नेता टाइप का तो भाषण नहीं सुन रहे हैं, हम लोग क्या ऐसा काम करेंगे जो इंटरनेट से आसानी से हो जाएगा? मान लो किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, हेड ऑफिस से 500 पेज का एक डॉक्यूमेंट आ गया, उसको करेक्शन करके फिर हेड ऑफिस को भेजना है, वो भी 10 मिनट के अंदर में। तो यहाँ तो अपने नौकरी पे आन पड़ी है भाई। अब बॉस का ऑर्डर है कि 10 मिनट में क्या करो, तो वो लोग कहाँ घूम रहे हो? बेवकूफ, तो उसको बिजनेस पढ़ना है ना, बिजनेस टूल। तो बिजनेस टूल में क्या होता है, यही ना पढ़ना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम, हाँ क्या बोल रहे थे, 500 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट आया हेड ऑफिस से, मुझे 10 मिनट में करेक्शन करके वापस उनको रिप्लाई करना, भेजना है। अब सोचो कि 500 पेज पढ़ ही में तो 10-15 मिनट लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? अब तो भी नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन इंटरनेट का यूज करके काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं OCR। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो 1 सेकंड में 2400 कैरेक्टर पढ़ लेता है। तो है ना जबरदस्त। तो इस तरह का जो काम है हम लोग ऑनलाइन मोड में करना सीखेंगे। बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट है, मान लो कि कोई ऑफिस वाला भेज दिया आपको, 2003 MS ऑफिस का यूज कर रहा है और आपको भेज दिया, अरे यहाँ खोल रहे हैं आप 2019 में, खुल भी नहीं करेगा। तो क्या कीजिएगा? उसको कन्वर्ट कीजिएगा ना। तो कन्वर्जन का भी काम कहाँ करेंगे हम लोग? इंटरनेट का यूज करके। तो हमारा ये 2 एग्जाम्पल बस था आपको समझाने के लिए। ऐसे बहुत सारे हम लोग काम करते हैं ऑफिस में, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो काम हमारा घंटों का था वो हम मिनटों में कर सकते हैं। तो यहां हम लोग इंटरनेट पे इस तरह के काम को कर रहे होंगे। अब इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट कि अब अगर मान लो कि मुझे प्रोफेशनली अकाउंट से रिलेटेड काम करना है। किससे रिलेटेड काम करना है? अकाउंट से रिलेटेड काम करना है। जैसे कि मान लो इसके फादर हैं या भैया हैं, बोले कि अच्छा तुम तो कंप्यूटर जानती हो ना, तो एक काम करो, मेरा जो ITR फाइल करना है कर दोगी? आता है तुमको ITR क्या? अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न। अब कोई बोलेगा, दुकान वाला भैया बोले कि देखो ना हमको GST फाइल करना था, आपको GST फाइलिंग आता है? तो अगर इसको GST फाइलिंग आया तो क्या बोलेगी? हाँ आता है हमको, हम कर सकते हैं। तो चाहे GST फाइलिंग हो, चाहे ITR फाइलिंग हो, या किसी ऑफिस का अकाउंट्स देखना हो, या एक ऑफिस में जितने एम्प्लॉय हैं उनका हमें पूरा सैलरी स्लिप तैयार करना हो,
कि कितना उनका ओवर टाइम हुआ, कितना उनका इंसेंटिव बना, कितना उनका रिइंबर्समेंट गया, क्या एक्चुअल उनकी सैलरी बनेगी इस महीने की, ये सारा, कितने दिन उन्होंने ओवर टाइम कितने घंटे किया, कितने दिन एब्सेंट किया, अगर ये पूरा डिटेल हम रखना चाह रहे हैं तो इसको बोला जाता है पेरोल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? पेरोल मैनेजमेंट। तो कंपनी का चाहे अकाउंट हो, अकाउंट मतलब जिसमें कैश और बैंक और पार्टी का लेन देन होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसमें सामान का लेन देन होता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक से रिलेटेड काम, और जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड काम होता है उसको कहते हैं पेरोल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? पेरोल मैनेजमेंट। और जिसमें टैक्स की बात आती है उसको बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। तो चाहे क्या काम है, चाहे काम हो अकाउंट मैनेजमेंट का, चाहे काम क्या हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, चाहे काम हो पेरोल मैनेजमेंट का, चाहे काम हो टैक्स मैनेजमेंट का, चाहे काम हो टैक्स मैनेजमेंट का, ये जो चारों काम करने के लिए एक सिंगल सॉफ्टवेयर हमको चाहिए, उस सिंगल सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सिंगल सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। क्या नाम है उसका? टैली। अगर हम टैली का यूज जानते हैं तो हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। सारा काम बोले तो, सारा काम बोले तो क्या? अकाउंट मैनेजमेंट का काम भी कर सकते, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी काम कर सकते, पेरोल मैनेजमेंट का भी काम कर सकते, और टैक्स मैनेजमेंट का भी पूरा का पूरा काम कर सकते। नहीं, अब अगर इतना काम आता है तो सोचो कि ऑफिस से रिलेटेड सब कुछ आ गया, अब थोड़ा बहुत और काम अगर आ जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात है। अब वो क्या? तो अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं ऑफिस में तो कभी कुछ खराबी तो आ सकता है ना। मान लो एक्सेल में रिपोर्टें बना रहे थे, एक्सेल ने क्या किया? क्रैश कर गया, मतलब एक्सेल खुल ही नहीं रहा है। तब जो रिपोर्ट आप बनाए थे उसको देख भी पाइएगा? नहीं देख पाइएगा ना। कुछ महीने पहले कोई इधर ही वो पार्लर वार्लर खोल रखा था, एक बंदा आया था ऐसे ही चलते हुए अपना लैपटॉप लेकर के। अब उसके पास क्लाइंट्स बेस बहुत ज्यादा था, मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट्स उसके बहुत सारे थे। उसका तो एक स्टेटमेंट ऐसा था कि लगा कि उतना इस पूरे ब्रह्मांड में इतना कोई विद्वान हो ही नहीं सकता है। उसका स्टेटमेंट सुनकर के लगा कि भाई लड़कियां मेकअप करना और लड़के दारू पीना नहीं छोड़ सकते हैं सर। क्या बात कर रहे हैं? और बोले कि इतने बड़े फिलॉसफी कोई बहुत बड़े फिलॉसफर ही लेके आ सकता है। मतलब उसका कंसर्न यही था कि उसका सारा क्लाइंट्स का जो पूरा डिटेल था ना वो एक्सेल शीट में था, और उसका एक्सेल करप्ट होने के कारण खुल नहीं रहा था। तो कुछ करना नहीं था, उसका एक्सेल को ही सिर्फ रिपेयर कर देना था या फिर रीइंस्टॉल कर देना था, और वही किए। अब ये काम 5-7 मिनट का था। वो बंदा समझो कि पहले गूगल पर सर्च किया, जेडी पे कांटेक्ट किया, उसके थ्रू मेरा नंबर मिला, यहां तक आया, तब जाकर के उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन अगर मान लो कि आपके ऑफिस का कोई अर्जेंट वर्क हो और कोई एप्लीकेशन काम करना बंद कर दे, तो किसी अगर हम सपोर्ट इंजीनियर्स को भी बुलाएंगे तो इट विल टेक टाइम ना। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो? उसको विद इन फ्यू मिनट्स आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हो कि नहीं? तो अगर आपके पास इस तरह का भी स्किल है तो आपके लिए क्या होगा? एड ऑन बेनिफिट होगा। तो आपके पास नॉलेज नेक्स्ट क्या होना चाहिए? ट्रबल शूटिंग। क्या आना चाहिए? ट्रबल शूटिंग आना चाहिए। अब ट्रबल शूटिंग किसका आना चाहिए आपको? सॉफ्टवेयर का। ट्रबल शूटिंग किसका आना चाहिए? सिस्टम का। और सिस्टम में क्या होता है? तीन ही चीज ना है। क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फॉर्मवेयर। तो ये 16 जो पॉइंट्स है, अगर ये 16 पॉइंट्स आपका क्लियर है तो आप क्या बोल सकते हो कि हमें एक ऑफिस जॉब्स के लिए जो भी स्किल चाहिए वो सारा स्किल हमारे पास है, वो सारा स्किल हमारे पास। और इन्हीं ऑफिस से रिलेटेड स्किल को सीखने के लिए हम लोग कौन सा कोर्स लेते हैं? ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब सीधी सी बात है, लड्डू को लड्डू बोल करके खा ले या प्रसाद बोल के खा ले, जो जिस रूप में लेना चाहे ले सकता है।
लेकिन हम एक ही रूप में लेना पसंद करेंगे कि एक ऑफिस से रिलेटेड अगर हमें स्किल सीखने हैं तो हमारे पास ये स्किल होना चाहिए। कुछ लोग इसी को बोलेंगे कि हमको बिजनेस एप्लीकेशन का नॉलेज है। अरे तो ससुरा बिजनेस मतलब ऑफिस का काम ना, काम वही है, आप जिस रूप में ले लो, बट अगर हमें एक ऑफिस से रिलेटेड सारे स्किल्स आने चाहिए देन हमें ये सारे सीखने पड़ेंगे, इसका नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। क्लियर? तो बीसीए वाला इसको बिजनेस एप्लीकेशन के नाम से लेगा, आप लोग इसको एडीसीए के नाम से लीजिए। अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो ये ऑफिस जॉब्स के नाम से ले सकता है, जिस नाम से आप ले लो। आप यही देखोगे एडीसीए का यही आपका करिकुलम होता है ओवरऑल। नहीं तो समझ में आया, एक आइडिया मिला कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अब इसमें से जहां से बोलो मैं वहां से शुरू कर सकता हूं। क्या मेजॉरिटी क्या है लोगों की, मतलब एक्सेल से शुरू करें, कहीं से भी सीख सकते हैं। और इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स जैसा कुछ नहीं है। प्री रिक्विजिट्स बोले तो कि पहले वर्ड सीखेंगे तभी एक्सेल समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक्सेल से ही शुरू करेंगे, लेकिन कल से करते हैं। क्या बोलते हो, आज के लिए काफी है? तो कल हम लोग सीखेंगे एक्सेल, और एक्सेल का हमारा पहला क्लास होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा पहले आ सकते हो क्या? हाँ, तो थोड़ा पहले आओ, 10:30 तक अगर पॉसिबल है देन 10:30 तक, ठीक है? तुम लोग भी अपने ग्रुप में भी अगर हो सके इफ पॉसिबल देन मैसेज सर्कुलेट कर दो, हम ऑफिस वाले नंबर से ही मैसेज ड्रॉप करवा देंगे कि जो लोग नहीं भी आ रहे हैं वो लोग आए, कंटिन्यू करें, क्योंकि ये लास्ट और बेस्ट ऑप्शन उनको मिलने जा रहा है। क्योंकि हम समझ लो कि काइंड ऑफ मजबूरी में एडीसीए का क्लास ले रहे हैं, तो एडीसीए वाले के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो सीनियर है वो बेचारे हंस रहे हैं लेकिन अंदर से रो रहे होंगे कि हम लोग का डिमोशन हो गया, सर का भी डिमोशन हो गया। समझे? तो अपने ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट कर दो कि जिस लोग नहीं आ रहा है अगर आ जाओ, बाद में बैचेस फिर नहीं मिल पाएंगे। कल आते हैं हम लोग 10:30।